बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती बड़े भाई साहब कितने चालाक हैं, हमेशा हर तरफ से फ़ायदा उठाते रहे। अब यही देख लें दिन ब दिन कैसे तरक्की करते जा रहे हैं। कल तो नई गाड़ी भी निकलवा ली। उन्होंने तो हमेशा ऐश ही किए हैं। ये तो हम हैं जो सब्र शुक्र से रूखी सूखी खा लेते हैं। बेचारे अरसलान का हक मारा गया है हमेशा। जब भी राबिया बाजी के ससुराल की बात होती वो हमेशा चुप करके बैठ जाती। अम्मी को जरा पसंद न था कोई भी उनकी बातों में दखल अंदाजी करे, मगर आज तो उसके सब्र का पैमाना ही लबरेज हो चुका था। तो आपके बेचारे अरसलान साहिब को किसने कहा था अय्याशियां करके सारी जमा पूंजी बर्बाद कर दे। जिस काम का तजुर्बा ही नहीं तो उसमें हाथ ही क्यों डालते हैं। वो दांत पीस कर बोली थी। राबिया बाजी ने अफसोस से बहन को देखा जो उनके हक में बोलने की बजाय उसके शोहर को कसूरवार गर्दान रही थी। देख रही हैं अम्मी, अब यही मेरी इज्जत रह गई है कि जिसका बस चलेगा सौ बातें सुना देगा। वो रूहान से अंदाज में गोया हुई। हाँ तो बाजी, इसमें गलत बात क्या है। आप हमेशा दूसरों से बदगुमान रहती हैं, कभी अपने शोहर से तो दो टोक बात नहीं की कि टिककर एक काम में हाथ डालें। आए रोज उनके कारोबार बदलते रहते हैं। इंसान को इतना जल्दबाज और जज्बाती भी नहीं होना चाहिए कि बस मुनाफे को ही देखते रहें। कारोबार में नफा नुकसान होता रहता है। बाजी, आप भाईजान को समझाएं, वो छोटे पैमाने पर ही कोई काम शुरू करें। मेहनत करें, अल्लाह पाक बरकत डालेगा। बच्चे अभी छोटे हैं, कल को बड़े होंगे और जाहिर सी बात है फिर बच्चों के खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अब के वो नरम अंदाज में समझाने लगी थी, तभी तफसील से बोलती चली गई। जवाबन बाजी ने खफकी से रुख फेर लिया। बाजी राबिया जब भी मेके आती तो उनके पास कोई ना कोई किस्सा सुनाने को जरूर होता था और फिर वो अम्मी के साथ मतवातर कई घंटों तक उस किस्से को मौजू बनाकर अपने दिल की भड़ास निकालती थी। बाजी का शुमार उन लोगों में होता था जो हर बात का मनफी पहलू जरूर निकाल लेते। वो भी ऐसी ही थी, बेबुनियाद बातों पर पहरों कुड़ने वाली। अपनी गलती तो उनको नजर ही नहीं आती थी। दूसरी तरफ अम्मी की बेजा ढील ने ही उन्हें बढ़ावा दिया था। वो बजाय बेटी को समझाने के उल्टा उसके ससुराल वालों पर खफा होती। हैरत तो मारूफ को तब होती जब बाजी ससुराल वालों के सामने सदकेवारी होती, सास की खिदमतें करती। ये बात आज तक उसे समझ नहीं आई थी। आखिर इतनी तगोदो करने की फिर क्या जरूरत थी जब वो दिल से ही उन लोगों की खैरख्वाह न थी। हमेशा की तरह आज भी ऐसा ही हुआ था। अरसलान भाई के बड़े भाई शाहजेब ने किस्तों पर गाड़ी ली थी और ये बात बाजी को हजम नहीं हो रही थी। बकौल उनके अरसलान छोटे भाई थे तो बड़े भाइयों ने भी हमेशा उनका हक मारा। अब जब तीनों भाई अलग अलग हो गए थे तो बाकी दो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जमा पूंजी निकाल रहे थे। यही बात बाजी से कतन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शाहजेब भाई खूब मेहनत करने वालों में से थे, तभी उनका कारोबार दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। सुहेब भाई भी 5 साल दियारे गैर में कमाकर अब मुस्तकिल वापस आ गए थे। अम्मी के डांटने पर वो तो खामोश हो गई और अफसोस से नफी में सर हिलाकर अपनी किताबें उठाकर अंदर चली गई। अब राबिया बाजी ने फिर से ससुरालनामा शुरू कर दिया था। राबिया बाजी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से नासाज थी। वो बार बार अम्मी से इसरार कर रही थी कि मारूफ को कुछ दिन रहने के लिए उनके यहाँ भेज दे। उसके इम्तिहान नज़दीक थे जिनकी तैयारी में उसने दिन रात एक कर रखा था, मगर अम्मी के डांटने पर वो बाजी के घर आ गई थी। भाईजान कुछ देर पहले ही उसे छोड़ गए थे। बच्चे उस वक्त स्कूल में थे। घर में खामोशी का राज था। राबिया उसे देखकर बहुत खुश हुई। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। बुखार ने कोई न ढाल कर रखा था। कुछ देर उनके पास बैठकर वो किचन में चली आई ताकि बच्चों के आने से पहले खाना तैयार हो जाए। बच्चे स्कूल से वापस आए तो उसे देखकर बहुत खुश हुए। अब तो मज़ा आएगा, मेरी खाला जानी आई हैं, हम क्रिकेट भी खेलेंगे। 6 साला हन्नान पुरजोश होकर बोला तो वो बेसाख्ता हंस दी। हाँ मेरे शहजादे, खाला आपके साथ क्रिकेट भी खेलेगी और हम सब खूब मज़े भी करेंगे। वो उसकी पेशानी पर प्यार करने लगी। राबिया ने मुस्कुराते हुए ये मंजर देखा था। शाम में बाजी की सास अपने बेटे के साथ उनकी अयादत को आ गई थी। अब बच्चे दादी और चाचू को देखकर गोया निहाल हो गए थे। मारूफ के लिए सुहेब का रिश्ता आया तो सभी हैरान ज़दा रह गए। बाजी का ये देवर अरसलान भाई से 2 साल बड़ा था और अभी तक गैर शादीशुदा था। शर्म ना आई ऐसी ख्वाहिश का इजहार करते। सब जानते हैं कि मारूफ का निकाह हो चुका है, फिर ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी राबिया। अम्मी बहुत खफा हुई, जिसका बाजी पर जरा भी असर ना हुआ।
کیا ہو گیا ہے امی؟ محض نکاح ہوا ہے، کون سا رخصتی ہو گئی جو اس رشتے پر اتنی خفا ہو رہی ہیں آپ؟ بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے جو ہر لحاظ سے بہترین ہے، وہ پرجوش سی بولی۔ چپ کر جا رابعہ، تیری خالہ نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، وہ نم آواز میں بولی۔ اب کے صحیح معنوں میں انہیں احساس ہوا تھا ان کے لاڈ پیار نے ہی رابعہ کو سر پر چڑھایا تھا، جو یوں وہ اتنی بڑی بات کہہ گئی۔ رابعہ ہر حال میں ماں کو راضی کرنے میں لگی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ ایک بار امی راضی ہو گئی تو کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ امی آپ سوچیں، اگر معروف کی شادی سہیب کے ساتھ ہو گئی تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، ارسلان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور ہمیں بھی سکون کی زندگی میسر آئے گی۔ وہ خود غرضی کی انتہا پہ تھی، تبھی آہستگی سے نرم لہجے میں بولی، واہ رابعہ باجی واہ، بہت خوب، یعنی اپنے سکون کی غرض سے آپ ساری زندگی کے لیے مجھے بے سکون کرنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کی بہن ہوں، ایسا کون سا قرض میں نے آپ کا دینا ہے جو آپ اس طرح سے بدلہ لے رہی ہیں؟ معروف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اب وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ معروف نے خود جا کر ساری بات باپ کو بتا دی۔ ابو نے تو سنتے ہی صاف انکار کر دیا تھا، امی کو بھی کافی سخت سست سنائی تھی۔ باجی غصہ ہوتی واپس چلی گئی تھی، مگر وہ لوگ صحیح معنوں میں تب پریشان ہوئے جب 2 دن بعد ہی وہ روتی دھوتی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ امی ارسلان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، بچوں کو بھی ساتھ نہیں آنے دیا، اب سب کچھ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، معروف کا رشتہ دیں یا پھر ہمیشہ کے لیے مجھے برباد ہوتا دیکھیں۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے وہ شدت سے رو رہی تھی۔ معروف نے لب بھیج لیے، میں خود جا کر بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان لوگوں کو۔ سلمان جانے لگا تو رابعہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام لیا۔ اللہ کا واسطہ ہے تم مت جاؤ وہاں، ارسلان کے غصے سے واقف ہو، اگر انہوں نے بھی کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دائیں ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کے سامنے ٹھہری، جو غصے کو ضبط کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ معروف کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے، اب ہوش ہو جائے، بہن کا گھر برباد ہو رہا ہے، ہائے میری معصوم بچے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی تو امی نے انہیں خود سے لگا کر دلاسا دیا، اور معروف تو گویا سکتے کسی کیفیت میں آ گئی تھی۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ اپنی خوشی کے لیے سگی بہن کی خوشیوں کو برباد کر دے؟ ایک خاموشی گویا 400 رقصاں تھی۔ معروف نے تو گویا قسم کھا رکھی تھی کمرے سے باہر نہ نکلنے کی۔ رابعہ بھی کمرے میں منہ سر لپیٹے پڑی تھی، اماں باہر برآمدے میں پڑے تخت پر سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ زندگی نے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی۔ دونوں طرف بیٹیاں تھیں، ایک کی خوشی کو دیکھا جاتا تو دوسری کی زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ ماں تھی اور انہیں ہر حال میں اولاد کی خوشیاں عزیز تھی، مگر بے بسی کی انتہا ایسی تھی کہ کوئی راہ سجھائی نہ دے رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ معروف کے کمرے میں آ گئی، جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ امی مجھے بے شک اپنے ہاتھوں سے مار دیجئے، مگر مجھ سے کوئی ایسی بات مت کیجئے گا جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ ماں کے قدموں کی چاپ کمرے میں سن کر وہ بولی، آہستگی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا جو نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری معروف بہت سمجھدار ہے، ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھتی ہے۔ انہوں نے بلاخر بات کا آغاز کیا۔ امی مجھ سے کوئی قربانی مت مانگیے گا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ماں کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ رونے کی سبب چہرہ بے انتہا سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بے تحاشا سوج چکی تھی۔ بیٹی کی یہ حالت ان سے برداشت نہ ہوئی تھی، تبھی انہوں نے بیٹی کو تھام کر سامنے کھڑا کیا اور خود سے لگا لیا۔ دونوں ہاتھ ماں کے گرد لپیٹ کر وہ سارا غم آنسوؤں کی صورت باہر نکالنے لگی۔ امی آپ کو رابعہ باجی زیادہ پیاری ہے نا، تبھی تو آپ ان کی خوشی چاہتی ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ ماں سے الگ ہوتے ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر اسے شدید دھچکا لگا۔ آپ پر میری جان بھی قربان امی، جا کر کہہ دیں اپنی بیٹی سے اگر میری بربادی سے ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے تو یہ بھی منظور ہے مجھے۔ بیٹی کی اس بات نے ان کے دل میں عجیب سا بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ معروف آہستگی سے ان سے الگ ہوتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں ارسلان، میں یہاں آرام کی غرض سے تھوڑی آئی ہوں، جیسے ہی کام مکمل ہوا واپس آ جاؤں گی۔ 2 دن بھی بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، حد ہے ویسے۔ وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ فکر مت کریں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، مجھے پتا ہے۔ امی ہر حال میں ابو اور معروف کو راضی کر لیں گی۔
अब कि वो आहिस्ता आवाज से खिलखिलाई थी। जनाब, अगर ये मशवरा आपका था तो सारा क्रेडिट मुझे जाता है। बस सुहेब की ख्वाहिश से तो समझो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे बच्चों को और मुझे ऐश की जिंदगी मिलेगी। वो राबिया से बात करने की गर्ज से आ रही थी, मगर उनके मुंह से अरसलान का नाम सुनकर वो बाहर ही रुक गई। वो महज यकतरफा गुफ्तगू सुन सकी थी और उनका जी चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें जा समाए। राबिया की चहकती आवाज सुनकर उनके कदम गोया जमीन ने जकड़ लिए थे, मगर अगले ही लम्हे जोर से दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। माँ के चेहरे की तासुरात देखकर राबिया परेशान सी हो गई। 2 कदम आगे बढ़कर आरफा बेगम ने खींचकर थप्पड़ उनके रुखसार पर मारा था। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। कमबख्त, हम तेरी खुशियों के लिए हर इंतहा पर जाने को तैयार बैठे हैं और इधर तूने हमें अपने नाटक से पागल बनाया हुआ था। वो जोर से चीखी थी। मारूफ भागकर वहां आई। क्या हुआ अम्मी? वो फूली सांसों के साथ बोली थी। राबिया, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हर ख्वाहिश तुम तीनों बहन भाइयों की पूरी करते रहे कि मेरे बच्चों के दिल में दूसरों की चीजें देखकर कभी हसरत पैदा ना हो। सलमान और मारूफ से बढ़कर तुम्हारा भला सोचा करती थी, मगर तुम इतनी खुद गर्ज निकलोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब भी बस तुम्हारा सोचा। अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर मुझे तो तुम्हें बेटी कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। जा, चली जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना जब्त खो दूं। उनके इस तरह से कहने पर राबिया फूट फूट कर रो दी थी। जो लोग दूसरों को गम देकर सिर्फ अपने लिए खुशियों की तलाश में लगे रहे, फिर उनके हिस्से में खुशी आ भी जाए तो सुकून मुयस्सर नहीं आता। राबिया, भीगे लहजे में माँ की कही बात से वो खुद को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबता हुआ महसूस कर रही थी। अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत थी। बस अपने बच्चों की खातिर इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गई। मुझे माफ कर दे। अरसलान ने कहा था इस तरह से सब ठीक हो जाएगा। हमारे घर के हालात आपके सामने हैं। सुहेब की ख्वाहिश ने ही ये राह दिखाई हमें। अरसलान ने कहा था सुहेब का कारोबार वसी पैमाने पर फैल चुका है। अगर मारूफ की शादी उसके साथ हो गई तो वो अपने कारोबार में अरसलान को भी शामिल कर लेगा। वो रोते हुए अपनी गलती तस्लीम करने लगी। अरसलान ने कहा और तुमने मान लिया। बच्ची हो तुम जिसे किसी बात की समझ नहीं। जवाबन राबिया खामोशी से खड़ी आंसू बहाती रही। आज के इस दौर में खुदगर्जी ने हर रिश्ते को अपनी लपेट में ले रखा है अम्मी। दौलत ही ऐसी चीज है, बड़े बड़ों के सारे कसपल निकाल देती है। फिर राबिया बाजी क्या चीज है? मारूफ मुकम्मल संजीदगी से कहती अपने कमरे में चली गई थी। एक सुकून सा पूरे जिस्म में सरायत कर गया था। इतने दिनों बाद बिलाखिर उस बेचैनी का खात्मा हुआ था। वो खिलकर मुस्कुराई और मोबाइल उठाकर देखा जहां हैदर के लातादाद पैगाम आए हुए थे। उसने आखिरी मैसेज खोला। मारूफ, अम्मी रुखसती की तारीख लेने आना चाहती हैं। मोहतरमा, अब आप ही बताएं और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? जनाब, आपका इंतजार खत्म हुआ। आप खाला को भेज दें। उसने जवाबी पैगाम लिख कर भेजा तो दूसरे ही लम्हे हैदर की कॉल आ गई। मारूफ, क्या वाकई सच कह रही हो? वो पुरजोश सा हंसते हुए बोला। हाँ जी, बिल्कुल सच। बकायमी होशो हवास सलामत रखते हुए कह रही हूँ। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली तो वो भी हंस पड़ा। ये जो अपनी पढ़ाई की वजह से इंतजार की सूली पर लटकाया हुआ था ना मुझ मासूम को, अब तो गिन गिन कर बदले लूंगा तुमसे। वो शरीर अंदाज में गोया हुआ तो उसकी बात सुनकर वो सुर्ख पड़ गई। ये हकीकत है, जो दूसरों की भलाई सोचते हैं उनका अपना भी भला ही होता है। उसकी माँ ने हमेशा मुश्किल वक्त में भी सब्र करने की तलकीन की थी और सब्र का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, जो अब उसे हैदर की सूरत में मिलने वाला था, जिससे उसके दिल की तमाम मुसरतें जुड़ी हुई थी। उसने शुक्र अदा किया बाजी की असलियत वक्त पर उन पर खुल गई थी, वरना वो एक बड़े नुकसान से दो चार होने वाली थी। राबिया उसकी बहन थी। उसने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो अपनी बहन की तरह खुदगर्ज न थी जो महज अपना अच्छा सोचती। उन सब के लिए ये ही बहुत था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था।